तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो चलो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मान लो बेटे कि इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और हमने एक एरिया कंसीडर कर लिया, लाइक ये एक एरिया है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया को जो है आप वेक्टर बना सकते हो। ठीक है, एरिया को आप वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हो अगर आपने इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया तो। ठीक है, अगर आप इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दो तो आप इसको एरिया को वेक्टर कह सकते हो। तो जैसा कि आपको एक सर्कुलर एरिया दिख रहा है ना, ये एक सर्कुलर एरिया इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। अब मुझे इसको वेक्टर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो एक डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। हम जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं वो दो तरीके से मानते हैं। ठीक है, अगर अगर ओपन सरफेस है, फ्री सरफेस है, तो हम उसका उस पर जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसी को इसका डायरेक्शन मानते हैं। तो ये सरफेस का मान लो नॉर्मल परपेंडिकुलर जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, समझ गए। और दूसरा होता है क्लोज सरफेस, लाइक एक क्यूब हो इस तरीके का, ये इस तरीके का एक क्यूब हो, तो इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा। तो जो भी एरिया एज्यूम करोगे, मान लो ये एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया पर पॉजिटिव आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल जो होता है वही उसका एरिया वेक्टर होता है। लाइक इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस वाले सरफेस का ऐसा होगा। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के केस में आउटवर्ड नॉर्मल ही वेक्टर का डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। और ओपन सरफेस है तो आप उसके नॉर्मल ऊपर नीचे कुछ भी ले सकते हो, ऊपर नीचे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल, इसको हम लोग एरिया वेक्टर कह सकते हैं। तो एरिया जो है वो वेक्टर हो सकता है अगर हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो बेटे ये जो हमने सरफेस लिया है उसका एरिया वेक्टर सपोज इस तरफ है, और मान लो कि यहाँ पर फील्ड भी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, थीटा। मान लो हमने क्या बोल दिया, उस एंगल को थीटा बोल दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप रिजॉल्व करते हो तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, ई कॉस थीटा आ जाएगा, एंड इधर क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर पार कर रहा है। ठीक है, इस सरफेस को कौन सा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, तो आप सब बोलोगे कि ये वाला वो कंपोनेंट है जो इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। आ रही मेरी बात समझ में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किससे पता चलती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास पास हैं, कितने दूर दूर हैं, उनकी डेंसिटी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर डेंसिटी उसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो हमें क्या देखना है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं, वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द number of electric field lines crossing perpendicularly through an area is called electric फ्लक्स। थ्रू दैट सरफेस, जो भी आपने सरफेस लिया है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग शो करते हैं
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई ई, ऐसा हम शो कर सकते हैं इसको, फाई ई। तो आप देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जैसा कि मैंने बोला कि किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई कॉस थीटा है ना, प्लस उसका एरिया जितना कितना है बेटा उस पर भी डिपेंड करेगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करेंगे। तो दूसरी चीज जो है वो है एरिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ई ए कॉस थीटा, ऐसा हो रहा है बेटा, ई ए कॉस थीटा। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैंने बोला कि बेटा ई और ए का डॉट प्रोडक्ट करो, तो आप सभी को पता है क्लास 11th में हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी करो तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखो ई ए कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ई डॉट ए। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि किसी सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो और किस तरीके से निकाला जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, तो फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए हो गया बेटा, है ना। अगर इसको मैं एलिमेंट के टर्म्स में बोलूं, छोटे वैल्यूज में बोलूं, तो डी फाई ई यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट छोटा सा एरिया ले लिया हमने तो ई डॉट डी ए हो जाएगा, है ना, ई डॉट डी ए छोटा फ्लक्स हो जाएगा। अब इसमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट करना मतलब ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट करना, फाई ई। ओके, तो फाई ई जो है वो इंटीग्रेशन हो गया ई डॉट डी ए, है ना, वो ही इक्वल टू आएगा किसके, ई डॉट ए के, है ना बेटे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ और चीजें देख सकते हैं, जैसे कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट इज, क्या होता है बेटा इसका एसआई यूनिट, तो जो फील्ड है, फील्ड का हमने क्या देखा था, न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या देखा था, मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एसआई यूनिट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2/80 न्यूटन पर कूलम का, और मीटर स्क्वायर क्या हो गया बेटा, एल स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया देखो, एम एल क्यूब टी माइनस 3a-1, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3a-1, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, वेल अंडरस्टूड। क्वांटिटी की बात करूं कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो बेटे आप सभी को पता है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग। जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, तो वो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है ना। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज द रिजल्ट इज स्केलर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना बेटे, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। और क्या कह सकते हो आप इसके बारे में, तो भैया कि अगर मुझे थीटा जो है ई और ए के बीच में, इफ थीटा इज 0, ठीक है, थीटा 0 होने का क्या मतलब है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया। ध्यान रहे थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, हमेशा सरफेस के नॉर्मल। तो आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो कि नॉर्मल, है ना, सरफेस के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन है। तो बेटा
ई और ए, ई वेक्टर और ए वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि ये है, ये सरफेस हुआ, इसका एरिया वेक्टर इधर आया है ना, और फील्ड भी क्या है, मान लो इधर ही है, तो इस दौरान थीटा जो है 0 हो गया। अब जब थीटा 0 हो गया तो जो आपका फॉर्मूला है ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो उस कंडीशन में फाई जो है बेटा वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा उस समय, और वो कितना होगा, ई इंटू ए के बराबर होगा इफ थीटा इज 0। समझ गए? क्लियर? ओके। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, ये अगर इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से है और फील्ड वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट अगर एरिया वेक्टर और प्लेन, ये जो सरफेस है उसका प्लेन देखो, तो वो दोनों क्या है, पैरेलल है। आ रही बात समझ में? तो दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो कि एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर, थीटा शुड बी 90 डिग्री, या फिर दूसरा चीज कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ, ई इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस। तीन तरीके से हम पहचान सकते हैं। ओके, तो इन पूरे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपको पता है बेटा, किसी भी दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट अगर वो परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, 0 होता है, तो इस केस में आपको फ्लक्स क्या होगा, 0 मिलेगा। नॉर्मली ऐसे भी आप देख सकते हो बेटा, फील्ड क्या है, पूरे के पूरे फील्ड क्या है, पैरेलल है, और हमको कौन सा फील्ड लेना होता है, परपेंडिकुलर वाला, तो इसका कोई कंपोनेंट तो इस परपेंडिकुलर आ ही नहीं रहा, तो फ्लक्स क्या होगा, 0। ठीक है बेटा, तो अगर थीटा 0 है ई और ए के बीच में, तो वो क्या हो गया, देगा आपको मैक्सिमम फ्लक्स देगा। अगर आपके थीटा जो है 90 डिग्री हो गया ई और ए के बीच में, तो वो आपको क्या देगा, 0 फ्लक्स देगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हो गया आपका। अच्छा, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो वो माइनस ई ए हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज वो भी मैक्सिमम हुआ, डायरेक्शन से नेगेटिव हो जाएगा वो, है ना। आगे बात समझ में? तो चलो, ये हम फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये चीज हमने अभी तक समझा। अब हम कुछ चीजों की वजह से फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं कि इजी एग्जांपल लेते हैं, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका 10 सेंटीमीटर रेडियस है, सॉरी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन इस तरफ है, और फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 100 न्यूटन पर कूलम है, और इनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो बताओ इसमें फ्लक्स कितना होगा, फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो वेरी सिंपल है ना, क्या करेंगे, अभी हमने सीखा, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस ऑफ थीटा। अगेन हमेशा याद रखना है, थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो ई कितना है हमारे पास, 100 है, एरिया क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर, यानी 0.1 इंटू 0.1, और कॉस क्या हो गया, 60, कॉस 60, तो क्या हो जाता है बेटा, कॉस 60, तो ये देखो पॉइंट, ये पॉइंट, ये कैंसिल हो गया, कॉस 60 कितना हो गया, 1/2 है ना, 1/2 क्या हो गया बेटा, 0.5। तो अभी जो केस है, जो कंडीशन हमने लिया है, उस कंडीशन में जो हमारा फ्लक्स निकल करके आ रहा है वो है 0.5 यूनिट। आपने क्या देखा था बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
तो इजीली वी हैव फाउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, क्लियर है मेरी बात? नाउ एक और एग्जांपल लेंगे। लेट्स से कि एक क्यूब है, साइड लेंथ कितना है, a है, ठीक है, साइड लेंथ कितना है, a है। यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप मुझे बताओ बेटा, इस पर टोटल कितने सरफेसेस हैं? ऑब्वियसली टोटल इसमें जो है ना, कितने सरफेस है बेटा, बोलिए। ये 4 और ये 4, 8 सरफेस है। क्लियर? 8 सरफेसेस। तो बेटा आप चाहो तो इसको बारी बारी से निकाल सकते हो, ठीक है, बारी बारी से हम निकाल सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो E है ना, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, E है। अब ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, मैं इसको लेफ्ट सरफेस बोल देता हूं। तो अगर मुझे यहां पर फ्लक्स निकालना है तो मैंने इसका नाम रखा फाई L, ठीक है, फाई लेफ्ट सरफेस पर फाई। तो कितना हो जाएगा बेटा? तो मैंने आपको अभी अभी बोला कि आपको एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। एरिया वेक्टर कैसे लोगे? अगर आपके पास क्लोज सरफेस है तो क्या लेना है, क्या बोला था मैंने, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो सरफेस है, इस पर आपको आउटवर्ड, बाहर के साइड परपेंडिकुलर लेना है। तो ये डायरेक्शन हुआ। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पर कितना एंगल है बेटा? 180 डिग्री का एंगल है। तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 180 डिग्री क्या होता है बेटा? -1। तो कितना आ गया देखो, -EA आ गया। तो इस सरफेस का काम हो गया बेटा। अब राइट सरफेस पे आओ, है ना। तो फाई राइट सरफेस पर जब जाएंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा बताओ? तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है? इधर है। यहाँ पर E और A के बीच का जो डायरेक्शन है वो क्या है? 0 है। cos 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? फाई R हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, ठीक है, किसी को भी पकड़ो। अगर मैं टॉप सरफेस को पकड़ता हूं, टॉप सरफेस को, तो कितना हो जाएगा बेटा? देखो, एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा और फील्ड देखो कैसे है, फील्ड ऐसे है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, है ना। अभी देखा था हमने, अगर 90 होता है तो फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। तो फाई टॉप क्या हो गया बेटा? 0 हो गया, है ना। उसी तरीके से बॉटम वाला, इसका डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर का इधर होगा और फील्ड किधर है? इधर है। तो ये दोनों भी क्या हो जा रहे हैं? परपेंडिकुलर। इसके कारण भी नहीं होगा फ्लक्स। तो फाई बॉटम भी क्या हो गया बेटा? 0 हो गया, है ना। अच्छा, ये फ्रंट देखो, फ्रंट, तो फ्रंट में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? ऐसा हो जाएगा। और फील्ड कैसे है? ऐसा। यहाँ पर भी कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाई फ्रंट भी क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। फाई फ्रंट भी 0 हो गया। एंड इसके पीछे वाला, इसके पीछे का जो सरफेस है उस पर आउटवर्ड नॉर्मल कैसा आएगा? पीछे की साइड होगा। और फील्ड कैसे है? ऐसे है। अगेन इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिर से क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वल टू फाई बिहाइंड, है ना, ऐसा लिखता हूँ। तो बाकी 4 सरफेस जो कि परपेंडिकुलर थे, तो वो सारे के क्या होंगे? हो गए 0 हो गए। ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा? हर एक इंडिविजुअल सरफेस पर क्या फ्लक्स था वो हमने निकाल लिया। अब मैं अगर बोलूं कि टोटल फ्लक्स कितना हुआ बेटा इस कंडीशन में, तो फाई टोटल जो है वो कितना हो गया? देखो, सबको ऐड कर दो, -EA + EA, और बाकी सब तो 0 ही था। तो टोटल क्या हो गया? 0 हो गया। टोटल क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां से आप एक चीज नोट कर सकते हो एक चीज, कि कभी भी बेटा, कभी भी अगर किसी सरफेस में जितना फील्ड लाइन एंटर कर रहा है उतना फील्ड लाइन अगर बाहर चले जा रहा है
तो ओवरऑल नेट फ्लक्स जो होगा उस सरफेस में हमेशा जीरो होगा। इफ टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग फील्ड लाइंस आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटगोइंग फील्ड लाइंस, देन नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस incoming is equal to total number of filled lines outgoing, then phi total is equal to 0। उस कंडीशन में फाई टोटल कितना होगा, 0 होगा हमेशा। आगे बात समझ में? चलिए चलो, और भी आप कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। मान लो बेटा एग्जांपल, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेट्स से ए है, इधर भी क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए भी होगा, ठीक है, ऐसा हो गया बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैं कहता हूं, और ये लंबाई सपोज एल है, ठीक है, ये लंबाई क्या है, एल है, और मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट एक्स है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ जाएगा, है ना, ऐसा है। और डायरेक्शन किधर है, एक्स के अलोंग है, फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है। हमें क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है ना, क्या फाइंड करना है, फाई टोटल। कैसे करेंगे, तो बेटे यहाँ पर तीन सरफेस है, ऐसा मैं बोलूँ, एक देखो लेफ्ट सरफेस है फ्लैट सरफेस, एक राइट सरफेस है फ्लैट सरफेस, और एक ऐसा कर्व्ड वाला सरफेस है, जैसे 3 सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों सरफेस पर अगर हमने फ्लक्स निकाल ले लिया और टोटल कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं। अब चूंकि फील्ड वेरिएबल है तो यहाँ का फील्ड अलग होगा, है ना, यहाँ का फील्ड हमने मान लो E1 बोला या ई लेफ्ट बोला, और यहाँ का फील्ड ई राइट बोला, तो क्या हो जाएगा बेटा, ई लेफ्ट, यहाँ पर x कितना है, 0 है, यहाँ पर x 0 है, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और राइट में है ना, यहाँ पर x कितना है, l है, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू एल हो जाएगा, ऐसा फील्ड आ। अब चूंकि बेटा यहाँ पर फील्ड 0 है तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, फाई लेफ्ट क्या है बेटा, ई डॉट ए है, ई डॉट ए है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। लेफ्ट पर जो है फ्लक्स क्या हो जा रहा है, 0। अब राइट की बात करते हैं, फाई राइट। यहां पर बताओ बेटा फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है फील्ड का डायरेक्शन, है ना, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल लोगे तो वो भी इधर ही आएगा। तो क्या हो जा रहा है बेटा, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जा रहा है, तो 0 तो cos 0 1 हो जाएगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, E इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पर E कितना है, E नॉट L है, एरिया कितना है, A है ना, ठीक, तो क्या आ गया, E नॉट A L, दिस इज राइट सरफेस पर फ्लक्स। और तीसरा जो है वो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पर जो है फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेटा किसी भी कर्व्ड सरफेस पर कहीं भी नॉर्मल डालोगे तो वो किस तरीके से आएगा, इस तरह, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, और फील्ड कैसा है बेटा, इसके तरफ है, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो किसी भी कर्व्ड सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी एरिया चूज कर लो, वहां पर है ना परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने पे फ्लक्स क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो कर्व्ड सरफेस के कारण क्या हो गया, 0। अब टोटल कर दो बेटा, तो फाई टोटल क्या हो गया, देखो यहाँ पर फाई टोटल हो गया
ई नॉट ए एल के बराबर होता है। तो हमने इंडिविजुअली हर एक सरफेस के कारण निकाल करके और उनको हमने टोटल कर दिया, हमारा फ्लक्स आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको फ्लक्स निकालने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एक गॉस नाम के साइंटिस्ट ने बहुत ही अनोखा तरीका दिया। एक काफी सिंपल वे, सिंपल मेथड उन्होंने प्रपोज किया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो बात करने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है गॉस लॉ, समझते हैं। इनका कहना है कि अगर हमने एक ऐसा, ठीक है, अगर हमने एक ऐसा अपने मन से आर्बिट्ररीली, है ना, आर्बिट्ररीली हमने एक ऐसा सरफेस एज्यूम कर लिया, ठीक है, हमने एक ऐसा सरफेस एज्यूम कर लिया जिसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, सपोज Q1, Q2, Q3 ऐसे कुछ चार्जेस हैं, और बाहर कुछ चार्जेस हैं, सपोज Q4, Q5 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ चार्जेस हैं। तो बोलता है कि अगर मुझे, है ना, इस सरफेस के कारण, इस सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। गॉस का कहना था कि अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, फाई टोटल, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, अच्छा, फाई टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है भाई, फाई टोटल यानी स्मॉल फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा डी फाई, और डी फाई को ऐड करने के, डी फाई क्या आया था हमारे पास, ई डॉट ए आया, ई डॉट डी ए आया था, यानी आपको ई डॉट डी ए को ऐड करना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो ई डॉट डी ए को इस पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट करोगे, जब आप एक पूरे क्लोज सरफेस पर किसी चीज को इंटीग्रेट करते हो तो इसको कहते हैं क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल। तो ये भी चीज जो है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स, है ना, ये भी क्या है, टोटल फ्लक्स है। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो गॉस साहब कहते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, आपको सिंपल ये चीज करना है कि आपको पता करना है कि आपके सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्जेस है ना, अंदर कौन कौन से चार्जेस हैं उसको देखना है। बाहर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, अंदर कौन से चार्जेस हैं। तो अंदर यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, Q1 दिख रहा है, Q2 दिख रहा है और Q3 दिख रहा है। आपको क्या करना है, अंदर में जो भी चार्जेस है उसका नेट ले लेना है, ठीक है, उसको कहते हैं इनक्लोज्ड चार्ज। तो Q इन या Q इनक्लोज्ड, ठीक है, उसको आपको डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन नॉट से, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो है ना, ये कितना आसान है ना। तो क्या कहता है बेटा गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस is 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times enclosed charge, 1 by epsilon naught times enclosed charge, this is Gauss law। तो इसका अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड Gaussian surface is 1 by epsilon naught times net enclosed charge, ठीक है, that is phi total। अभी फाई टोटल निकालने के लिए क्या करते थे, कई सारी चीजें करते थे हम लोग, है ना, अलग अलग सरफेस लेते थे, उसको निकालते थे, फिर टोटल करते थे, है ना। अभी वो सब करने की जरूरत नहीं, सीधा क्या देखना है कि अंदर में टोटल चार्ज कितना है। तो फाई टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू Q इन अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉसियन सरफेस, सॉरी गॉस लॉ। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का एक बहुत ही मेजर पार्ट है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। ठीक है, इसको अच्छे से समझना आना चाहिए और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस कंडीशन में हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं वो देखना है। कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइंग गॉस लॉ, कंडीशन ऑफ अप्लाइंग गॉस लॉ। ठीक है, कंडीशन ऑफ अप्लाइंग गॉस लॉ। तो बेटा यहाँ पर पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है, वो जो गॉसियन सरफेस है वो हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज है कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो आपका फील्ड है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ओके, एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। ओके, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके हर एक गॉसियन सरफेस पर हर एक पॉइंट पर वो या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए या तो टेंजेंशियल होना चाहिए। एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस फील्ड should be either perpendicular और tangential। ठीक है, either perpendicular होना चाहिए या tangential होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं किस चीज के, गॉस लॉ अप्लाई करने के। Now we will talk some important points regarding Gauss law। ठीक है, तो आपका गॉस लॉ क्या था बेटा, आपका गॉस लॉ था क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल्स टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज है, फाई टोटल है। ठीक है, ये क्या चीज है, फाई टोटल है। ठीक, अंडरस्टूड। नाउ सी ओके, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो यहां पर देखो दो चीजें हैं, फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये एक गॉसियन सरफेस हमने माना है, गॉसियन सरफेस हमने अगर माना है, कुछ चार्ज मान लो इसके अंदर है, कुछ चार्ज मान लो इसके बाहर है। ठीक है ना, और हमने क्या बोला कि इसके हर एक पॉइंट पर जो फील्ड है या तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए या तो टेंजेंशियल होना चाहिए। तो मान लो अभी परपेंडिकुलर है और इस पर फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, E है। तो मैंने क्या बोला बेटा कि हर पॉइंट पर वो फील्ड जो है कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाओगे, है ना।
तो फील्ड हर जगह पर सेम आना चाहिए। तो ये जो फील्ड है, आपको पता है फील्ड किसके वजह से होता है, चार्जेस की वजह से होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के चार्जेस हैं, एक अंदर के चार्जेस और एक बाहर के चार्जेस, ठीक है। तो फ्लक्स तो हमें पता चल गया, फ्लक्स तो गॉस ने कह ही दिया, क्या कह दिया कि फ्लक्स किसकी वजह से होता है, सिर्फ इंटरनल चार्जेज की वजह से होते हैं, इनसाइड चार्जेज की वजह से होते हैं। इनसाइड में जितना टोटल चार्ज होगा उसका अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, हमें फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली द इनसाइड चार्जेस, नॉट बाय आउटसाइड चार्जेस। आउटसाइड चार्जेस से कोई फर्क उसको पड़ता ही नहीं है। लेकिन फील्ड क्या, फील्ड किसकी वजह से होगा, सिर्फ इनसाइड की, सिर्फ आउटसाइड की वजह से, या दोनों की वजह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्या बोल रहा हूं मैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि फ्लक्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली दी इनसाइड चार्जेस, ओके। फ्लक्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली दी इनसाइड चार्जेस। आउटसाइड चार्जेस की वजह से फ्लक्स क्या होता है, अगर आउटसाइड के चार्ज चेंज भी हो जाएंगे तो हमारा जो जब तक इनसाइड चार्जेस कांस्टेंट रहेंगे, इनसाइड चार्जेस नहीं बदलेगा, तो हमारा फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। फ्लक्स डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटसाइड चार्जेस until inside charges remains same, ठीक है। आउटसाइड चार्जेस से वो अनअफेक्टेड रहता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज contributed by both the charges inside और आउटसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला, ठीक है। क्या बेटा, फ्लक्स जो है वो सिर्फ इंटरनल चार्जेज की वजह से होता है, लेकिन फील्ड जो है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों चार्जेज की वजह से होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई हमने बाहर के चार्ज बदल दिए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा फ्लक्स पे और फील्ड पे, तो फ्लक्स पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फील्ड पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। फील्ड पर फर्क पड़ेगा। अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हुआ आपका गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वेल, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट क्वेश्चन उस पे आते हैं, इसलिए मैं इसको नोट में लिखा दे रहा हूं। नोट, गॉस लॉ इज वैलिड, गॉस लॉ इज वैलिड only when electric field obey inverse square law, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तभी तक हमारा गॉस लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। हमने देखा था ना, फील्ड क्या होता था बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो ना करके अगर बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r या 1/r क्यूब, ऐसा कुछ चेंज होगा तब फिर गॉस लॉ लागू नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि गॉस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, कूलम्ब्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, कुछ और फॉलो करने लगेगा, तो गॉस लॉ फिर फॉलो नहीं होगा। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है मेरी बात। तो आज की सभा बेटे यहीं समाप्त करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।